गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, मतलब किस काम आता है वो देखते हैं। तो ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर बेसिकली अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने या घटाने के काम में आता है ना। आगे तुम पढ़ोगे आगे तुम पढ़ोगे कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और ऐसा ट्रांसफार्मर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को घटा दे उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर बेसिकली अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने या घटाने के काम में आता है। अब देखो कई मूर्ख लोग टॉपिक स्टार्ट होने के पहले ही पूछते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने की क्या जरूरत पड़ गई है। तो ये अभी राइट टाइम नहीं है ना। ये हम इसके सबसे लास्ट ये चीज हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि देखो जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ एक्चुअली वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए पावर प्लांट में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और अपनी जो कॉलोनीज होती है वहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को घटाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए कॉलोनीज में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे ना। तो चलो एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को चेंज किस टाइप से करता है वो देखते हैं। चलो ट्रांसफार्मर को डिटेल में पढ़ते हैं ना। तो देखो ट्रांसफार्मर में सिंपली आयरन की कोई ऐसी रॉड होती है ना। तो ट्रांसफार्मर में सिंपली आयरन की कोई ऐसी रॉड होती है, और आयरन की रॉड पर इस साइड भी हम कॉपर की काफी सारी वाइंडिंग लपेट देते हैं, और इसके अपोजिट साइड भी कॉपर की काफी सारी वाइंडिंग लपेट देते हैं, है ना। और ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि इस साइड जो वाइंडिंग लपेटी है उसको प्राइमरी कॉइल, और इस साइड जो वाइंडिंग लपेटी है उसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, है ना। और चलो मान लेते हैं मान लेते हैं कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग N1 और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग N2 है ना। और आगे हम पढ़ेंगे ना, अभी तो नहीं लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग जितने टाइम्स होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एम्पलीट्यूड भी उतने ही टाइम्स हो जाता है। मतलब प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग डबल हो तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एम्पलीट्यूड भी डबल हो जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना। बताया था इस साइड जो लपेटा उसको प्राइमरी कॉइल, और इस साइड जो लपेटा है उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं ना। तो देखो अब मान लेते हैं कि हमको किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को चेंज करना है ना। तो ध्यान रखना ठीक है। तो ध्यान रखना कि जिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को हमको चेंज करना है उसको इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको V1 बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना ध्यान रखना कि जिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को चेंज करना है उसको इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, और ये जो इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस लगाते हैं, और सेकेंडरी कॉइल है ना, सेकेंडरी कॉइल के साथ अपना लोड लगा देते हैं। मतलब इस सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं, या इसको V2 ही बोलते हैं। तो ध्यान रखना बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना बिल्कुल सिंपल की जिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को चेंज करना हो, है ना, जिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को चेंज करना हो इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज को तो प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस लगाते हैं, और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोल लेते हैं। बस अब हमको देखना है कि इस बार इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगा वो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो प्राइमरी कॉइल के साथ हमने इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया है, तो उसके कारण प्राइमरी कॉइल में करंट भी फ्लो होगी, और प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगी तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा, है ना। अब कॉन्फिडेंटली बताओ कि प्राइमरी कॉइल के साथ हमने जो वोल्टेज लगाया वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, मतलब टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि प्राइमरी कॉइल के साथ लगाया गया वोल्टेज टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइमरी कॉइल में बहने वाली करंट भी टाइम के साथ चेंज होगी।
तो प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो भी टाइम के साथ चेंज होगा, इसलिए प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज होगा, इसलिए इसको बी एज ए फंक्शन ऑफ टी मान लेते हैं ना। कोई प्राइमरी कॉइल के कारण या प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो उसको बी एज अ फंक्शन ऑफ टी। और चलो इस प्राइमरी कॉइल का इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं ना। तो तुम आराम से बताओ कि प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी एज अ फंक्शन ऑफ टी और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो बताओ ना, बताओ हर एक वाइंडिंग मतलब पर यूनिट वाइंडिंग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, सिंपली बी इंटू ए, है ना, बिल्कुल सिंपल। कि गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी और कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो। तो बताओ, है ना, बताओ पर यूनिट वाइंडिंग से गुजरने वाला फ्लक्स बी इंटू ए, तो बताओ, है ना, बताओ बी इंटू ए को हम हर एक वाइंडिंग से गुजरने वाला फ्लक्स भी बोल सकते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग ये भी बोल सकते हैं। यानी ये मैंने इसकी इंडियन डेफिनेशन बताई थी, है ना। बी इंटू ए को पर यूनिट वाइंडिंग से गुजरने वाला फ्लक्स भी बोल सकते हैं आप, दूसरे शब्दों में प्राइमरी वाइंडिंग से गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि करंट फ्लो कराएंगे तो इस प्राइमरी कॉइल से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन गुजरेंगी, सिंपली बी इंटू ए इतनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी। और देखो सबसे मेन चीज है, तो इसमें सबसे मेन चीज एक बताओ, इस बार आयरन की मेन चीज ये कि इस बार आयरन की क्रॉड है और हमको पता है कि आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है। तो बताओ ये जो आयरन होगा एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बाहर लीक नहीं होने देगा। तो ये मेन चीज है कि क्रॉड आयरन की बनी है, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी है। और हमको पता है कि चूंकि क्रॉड आयरन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी है, इसलिए क्रॉड एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बाहर लीक नहीं होने देंगी, है ना। तो तुम बताओ आयरन की क्लॉड के कारण एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर लीक नहीं होगी, तो तुम बताओ कि प्राइमरी कॉइल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली थी वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से भी गुजरेंगी, है। तो ये मेन चीज है, आयरन की क्लॉड एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लीक नहीं होने देगी। तो बताओ प्राइमरी कॉइल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली थी सेकेंडरी कॉइल में सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल, है ना, प्राइमरी कॉइल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, बी इंटू ए। तो ऑब्वियसली सेकेंडरी कॉइल से भी बी इंटू ए उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी। तो इतनी सी चीज अपनी बुक में ढंग से नहीं लिखी होती है। ये नहीं लिखा होता है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में क्या चीज सेम होगी, है। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि है ना, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में क्या चीज सेम रहती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग वो सेम होती है। इस बच्चे तुम बताओगे लगाया गया इनपुट वोल्टेज अल्टरनेटिंग में तो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो प्राइमरी कॉइल से बहने वाली करंट भी टाइम के साथ चेंज करेगी। तो प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो भी टाइम के साथ चेंज करेगा। और तुम बताओ तुम बताओ कि प्राइमरी प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगा, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी कॉइल से भी गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगा। और बता ना, बताओ सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगा, तो सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज करेगा। और बताओ सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करेगा, तो फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ है वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। और बताओ सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज भी उतना ही होगा, है ना। तो इससे हम बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल के कारण सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो रहा, मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। बस अब हमको देखना है ना, हमको देखना है कि प्राइमरी कॉइल में जनरेट वोल्टेज V1 और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज V2 में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। इसको तो हम फेराडे के लॉ से इजीली निकाल सकते हैं ना। क्या करेंगे, सिंपली प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स और सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकालेंगे और उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो प्रोड्यूस ईएमएफ या वोल्टेज आ जाएगा, है ना। चलो सबसे पहले है ना सबसे पहले हम इस प्राइमरी
सबसे पहले हम प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स देखते हैं ना, तो तुम बताओ कि प्राइमरी सॉरी तुम बताओ कि प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी एज अ फंक्शन ऑफ टी इंटू ए ना, बताया था। ये बताया था कि प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी एज अ फंक्शन ऑफ टी इंटू ए, बताओ, है ना। बताओ, यही मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल की एक वाइंडिंग से गुजरता तब तो फ्लक्स भी उतना ही होता, लेकिन बताओ यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्राइमरी कॉइल की टोटल N1 वाइंडिंग से गुजर रही है, तो प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, बी एज अ फंक्शन ऑफ टी इंटू ए इंटू N1। और वैसे ही सेकेंडरी कॉइल से भी गुजरने वाला फ्लक्स देखते हैं। ये तो हम देख चुके हैं ना, ये तो हम देख चुके हैं कि ये तो हम देख चुके हैं रॉड आयरन की बनी है, इससे एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लीक नहीं होगी। बताओ, प्राइमरी कॉइल से बी एज अ फंक्शन ऑफ टी इंटू ए इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही थी, तो सेकेंडरी कॉइल से भी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी। ऐसा तुम बताओ सॉरी ना, तुम बताओ कि प्राइमरी कॉइल के सिमिलर सेकेंडरी कॉइल में भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कितनी गुजरेंगी, बी इंटू ए उतनी गुजरेंगी, लेकिन सेकेंडरी कॉइल में यही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन N2 वाइंडिंग से गुजर रही है, तो सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स बी एज अ फंक्शन ऑफ टी इंटू N2। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो सेम होती है ना। तो ट्रांसफर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो सेम होती है, लेकिन प्राइमरी कॉइल में यही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन N1 वाइंडिंग से गुजर रही है, इससे प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स बी है इंटू N1, और सेकेंडरी कॉइल में वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन N2 वाइंडिंग से गुजर रही है, तो सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स बी है इंटू N2 होगा। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि करंट टाइम के साथ चेंज करे तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज करा है, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी टाइम के साथ चेंज करेंगी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज करेगा, और फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करेगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा, जिसको मार्केट की लैंग्वेज में वोल्टेज बोलते हैं ना। बस, है ना, बस पहले इस प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ या, है ना, प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ मतलब प्राइमरी कॉइल में जनरेटेड वोल्टेज कितना होगा, सिंपली d∅1/dt। तो उसके लिए इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। बताओ है ना, बताओ N1 तो कांस्टेंट है बाहर, और B इंटू एक टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो चेंज कर रही है, तो उसका डिफरेंशिएशन dBA/dt ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ है प्रोड्यूस वोल्टेज d∅1/dt, तो N1 तो कांस्टेंट है बाहर, और इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dBA/dt। ऐसे ही सेकेंडरी कॉइल में, है ना, वैसे सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ या सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस वोल्टेज कितना होगा, d∅2/dt, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो N2 कांस्टेंट है बाहर, और BA का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dBA/dt, है ना। तो बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस, है ना, प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको इनपुट वोल्टेज बोल सकते हैं। बताओ, लगाया गया इनपुट वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल की भी टांग अड़ाने के लिए और कोई आ ही नहीं रहा है, बताओ प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज बराबर होंगे ना। ये तो बोल सकते हैं, ये तो बोल सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको वो एक्चुअली इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा, और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा। बस अब हमको ना अब हमको देखना है कि प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज V1 और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज V2 का रेशियो क्या होगा वो देखना है। तुम बताओ, तुम बताओ कि प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज V1 को हम N1 इंटू dBA/dt और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज V2 को हम N2 इंटू dBA/dt लिख सकते हैं। तो बताओ सॉल्व करेंगे तो dBA/dt से dBA/dt कैंसिल, है ना, मैंने बताया था, है ना। तो मैंने बताया था कि आयरन की रॉड के कारण, है ना, आयरन की रॉड के कारण प्राइमरी कॉइल से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी सेकेंडरी कॉइल से उतनी ही गुजरेंगी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होंगी, मतलब बीए सेम होगा तो dBA/dt भी सेम होगा, तो dBA/dt वाला पार्ट कैंसिल, तो इससे V1/V2 इक्वल टू N1/N2, है ना, मतलब, है ना, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि
प्राइमरी कॉइल में जनरेटेड वोल्टेज और सेकेंडरी कॉइल में जनरेटेड वोल्टेज का रेशियो क्या आएगा, N1/N2। हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल में जनरेटेड वोल्टेज V1 और सेकेंडरी कॉइल में जनरेटेड वोल्टेज V2, इसका रेशियो कितना आएगा, N1/N2 के बराबर। तो मैंने अभी बताया था ना, अभी बताया था कि प्राइमरी कॉइल और इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज की टांग अड़ाने के लिए और कोई नहीं आ रहा है ना। तो बताओ, प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा। बस हम ये बोल सकते हैं कि इस बार प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज V1/V2 का रेशियो N1/N2 के बराबर है। तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो N1/N2 के बराबर है ना। मतलब इससे हम पक्का है ना, मतलब इससे हम बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग जितने टाइम से प्रोपोर्शनली इनपुट की तुलना में आउटपुट वोल्टेज भी उतना ही टाइम्स हो जाएगा। मतलब प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग 3 टाइम्स है, तो इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एम्पलीट्यूड भी 3 टाइम्स हो जाएगा। बिंदास बोल सकते हैं। देखो बच्चों, ये भी हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ, प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग ज्यादा हो तो प्रोपोर्शनली इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। मतलब ये वाला जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है। इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं ना। और ऐसे ही है ना, और ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि अगर प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग्स कम हो तो प्रोपोर्शनली इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड भी कम होगा। तो इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को घटा रहा है। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और देखो अभी तो नहीं है ना, ध्यान रखना, तो ध्यान रखना कि अभी तो नहीं, लेकिन इस टॉपिक के अभी नहीं, लेकिन इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो पावर प्लांट में यूज होता है। मतलब वहां यूज होता है जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो कॉलोनीज में यूज होता है जहां इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का यूज होता है ना। तो देखो, है तो अच्छे ध्यान रखना कि अभी तो हमने अभी तो हमने गधों टाइप से ट्रांसफार्मर का डिटेल पढ़ लिया, लेकिन ध्यान रखना कि आगे जब हम ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन आगे जब हम ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन करेंगे उसमें गधों टाइप से पूरी रामायण देखने की जरूरत नहीं है ना। तो ध्यान रखना कि आगे जब हम ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन करेंगे उसमें पूरा डिटेल देखने की जरूरत नहीं, बस है ना। बस एक ही चीज ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग जितने टाइम्स होती है प्रोपोर्शनली इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड भी उतने ही टाइम्स हो जाता है। मतलब सिंपली V1/V2 इक्वल टू N1/N2, या दूसरे शब्दों में इनपुट वोल्टेज ओपन आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड इक्वल टू N1/N2। डेट्स ऑल, इतना ही ध्यान रखना है ना। तो ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि V1/V2 इक्वल टू N1/N2, इससे तो हम इनपुट वोल्टेज और अल्टरनेटिंग है ना, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में रिलेशन निकालेंगे। लेकिन कई बार हमको पूछता है ना, कई बार पूछता है कि इनपुट करंट मतलब प्राइमरी कॉइल में बहने वाली करंट और आउटपुट करंट मतलब सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली करंट, इन करंट का रेशियो क्या होगा वो पूछता है। और हमको पता है तो इस बार अल्टरनेटिंग करंट है जो लगातार चेंज कर रही है। तो इस बार करंट के बारे में हमको देखना है। मतलब इनडायरेक्ट उसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग आरएमएस करंट होता है ना, करंट की आरएमएस वैल्यू। तो बस हमको देखना है कि इस बार प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली करंट में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो अच्छे ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि प्राइमरी और है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली करंट में रिलेशन अगर पूछे तो उसके लिए हमको ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का यूज करना पड़ेगा। है ना, ध्यान रखना कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली करंट में अगर रिलेशन पूछे तो उसके लिए हमको ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का यूज करना पड़ेगा। तो अच्छे से तो अच्छे ध्यान रखना कि एफिशिएंसी के बेसिस पर है ना, एफिशिएंसी के बेसिस पर हम ट्रांसफार्मर को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ध्यान रखना कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी एफिशिएंसी 100% हो उसको आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं।
है ना? और ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी एफिशिएंसी 100% नहीं उससे कम हो, मतलब थोड़ा बहुत एनर्जी में लॉस हो रहा हो तो उसको नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं ना। तो चलो दोनों के चलो फिर आइडियल ट्रांसफार्मर को स्टडी करते हैं ना। तो मान लेते हैं कि इस बार अपना ट्रांसफार्मर बिल्कुल आइडियल है। आइडियल है मतलब बीच में कोई एनर्जी में लॉस नहीं कर रहा है ना? तो हम बोल सकते हैं सॉरी, है ना? तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांस ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर बिल्कुल आइडियल हो, तो बीच में कोई एनर्जी में लॉस नहीं करेगा, है ना? तो उस केस में इनपुट के थ्रू जिस रेट से एनर्जी आएगी, आउटपुट में उसी रेट से एनर्जी पहुँच पाएगी, है तो बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं कि अपना ट्रांसफार्मर बिल्कुल आइडियल हो, तो बीच में कोई एनर्जी में लॉस नहीं करेगा, मतलब इनपुट द्वारा जिस रेट से एनर्जी आएगी, आउटपुट में मतलब लोड में उसी रेट से एनर्जी पहुंच जाएगी, मतलब सिंपली डी बाई टी इन शुड बी इक्वल टू डी बाई टी आउट होगा। अब बताओ ना, अब बताओ कि डी बाई डी टी या रेट ऑफ एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में पावर बोल सकते हैं। ये तो हमें बोल सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब बीच में कोई एनर्जी में लॉस नहीं हो, तो उस केस में जिस रेट से पावर आएगी, है ना, इनपुट के थ्रू जिस रेट से पावर आएगी, लोड या आउटपुट में उसी रेट से पावर पहुंच जाएगी, है ना। अब आगे सॉल्व करना है, तो तुम बताओ कि ये जो अल्टरनेटिंग पावर है इसको खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई, है ना, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था। फिर तुम कुछ बताओ, ये तो अल्टरनेटिंग पावर को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई। तो पहले इनपुट अल्टरनेटिंग पावर बताओ, इनपुट अल्टरनेटिंग पावर को हम क्या लिख सकते हैं, V इन इंटू आई इन, इसको शॉर्ट फॉर्म में V1 इंटू आई वन बोल सकते हैं, इक्वल टू आउटपुट तक पहुंचने वाली अल्टरनेटिंग पावर को V आउट इंटू आई आउट, इसको सिंपल शब्दों में V2 इंटू आई टू बोल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो V1 बाय V2 इक्वल टू उल्टा I2 बाय I1, ये आ गया, है ना। तो तुम बताओ, है तुम बताओ कि V1 बाय V2 का रेशियो तो नंबर ऑफ वाइंडिंग के प्रोपोर्शनल निकालेंगे, हम पढ़ चुके हैं, है ना। तुम पढ़ चुके हैं कि V1 बाय V2 का रेशियो तो नंबर ऑफ वाइंडिंग के प्रोपोर्शनल निकालेंगे, मतलब V1 बाय V2 इक्वल टू सिंपली N1 बाय N2, है ना। तो द V1 बाय V2 इक्वल N1 बाय N2, है ना। इस सॉरी V1 बाय V2 इक्वल N1 बाय N2, इस फॉर्मूले से तो हम V1 और V2 में तो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में रिलेशन निकाल लेंगे, और फिर ये पावर वाला एक्सप्रेशन यूज करके हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली करंट का भी रेशियो निकाल सकते हैं। फिर बच्चों सेकेंड केस देखते हैं, तब नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर को देखते हैं ना। तो हमको पता है कि प्रैक्टिकली कोई भी ट्रांसफार्मर पूरी तरह से आइडियल नहीं होता है। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि प्रैक्टिकली एनर्जी ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग बीच में थोड़ा बहुत तो एनर्जी में लॉस होता ही है। तो चलो इस बार इस बार मान लेते हैं कि अपना ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है बल्कि नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर है, मतलब ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग थोड़ा सा एनर्जी में लॉस कर रहा है। और बताओ, है ना, बताओ थोड़ा सा एनर्जी में लॉस करेगा या नॉन आइडियल होगा, तो बताओ इस बार इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होगी बल्कि 100% से थोड़ी कम होगी। तो चलो मान लेते हैं कि इस बार अपना ट्रांसफार्मर नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन की ड्यूरिंग थोड़ा सा एनर्जी में लॉस हो रहा है, और इस बार इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है बल्कि 70% है। बस इस बार, है ना, इस बार प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली करंट का रिलेशन क्या होगा वो देखना है ना। तो आराम से बताओ, है ना, सॉरी, है ना, आराम से बताओ इस बार, ये आराम से बताओ कि इस बार नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी 70% है ना। और बताओ सॉरी, है ना, बताओ एफिशिएंसी 70% है, इसका मतलब ये है कि इनपुट के थ्रू जिस रेट से, मतलब इनपुट के थ्रू जिस रेट से एनर्जी आ रही है, आउटपुट में 70% की रेट से ही पहुंच पा रही है ना। ये बोल सकते हैं, है ना, ये बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 70% है, मतलब इनपुट के थ्रू जिस रेट से एनर्जी आ रही है, लोड या आउटपुट में उसकी 70% की रेट से ही पहुंच पा रही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इस बार इस बार रेट ऑफ एनर्जी आउट विल बी 70% ऑफ रेट ऑफ एनर्जी इन, और यहाँ भी रेट ऑफ एनर्जी को पावर बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि इस बार जितनी भी अल्टरनेटिंग पावर आ रही है, आउटपुट में इसकी 70% की रेट से पहुंच पाएगी, है ना।
मतलब हम बोल सकते हैं कि इस बार लोड तक पहुंचने वाली आउटपुट पावर विल बी 70% ऑफ इनपुट पावर, है ना। तो बस थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी अभी बताया था कि अल्टरनेटिंग पावर को खोल कर क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई। तो बताओ आउटपुट अल्टरनेटिंग पावर को V आउट इंटू आई आउट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में V2 इंटू I2 इक्वल टू 70% मतलब 70/100 ऑफ मतलब इंटू, और इनपुट अल्टरनेटिंग पावर को हम क्या लिख सकते हैं, V इन इंटू आई इन, या शॉर्ट फॉर्म में V1 इंटू I1। तो बस इससे भी I1/I2 का रेशियो निकाल सकते हो ना, तो ध्यान रखना, है ना। अच्छे ध्यान रखना कि कोई नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर जिसकी एफिशिएंसी 70% हो, तो उस केस में आउटपुट पावर विल बी 70% ऑफ इनपुट पावर। आउटपुट पावर को V2 I2 इक्वल टू 70% मतलब 70/100 ऑफ मतलब इंटू, और इनपुट पावर V1 I1। तो बस, है ना, इससे हम I1/I2 का रेशियो निकाल सकते हैं। तुम बताओ ना, एक मिनट, तुम बताओ चाहे सॉरी तुम बताओ कि चाहे आइडियल ट्रांसफार्मर हो या नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर हो, वोल्टेज का रेशियो तो V1/V2 इक्वल टू N1/N2 ही होगा, है। तो ये तो हमको पता है, ठीक है ना। ये तो हमको पता है कि चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर हो, वोल्टेज का रेशियो तो सिंपली V1/V2 इक्वल टू N1/N2। तो बताओ इस, है ना, बताओ इस फॉर्मूले से तो हम इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो निकाल लेंगे, और फिर इस एफिशिएंसी वाले एक्सप्रेशन का यूज करके हम करंट I2/I1 का रेशियो भी निकाल सकते हैं, है। तो ये ध्यान रखना, तो है ना, अच्छे ध्यान रखना कि आगे, है ना, आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें गधों टाइप से डिटेल में सोचने की जरूरत है। अच्छे ध्यान रखना कि चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर हो, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का जो रेशियो हो तो नंबर ऑफ वाइंडिंग के प्रोपोर्शनल होगा, और अगर इनपुट और आउटपुट में बहने वाली करंट का रेशियो निकालना है, तो उसके लिए फिर हम एफिशिएंसी का यूज करेंगे। जो ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है, बेसिक क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ी कैलकुलेशन की स्किल भी पता चल जाए ना। देखो इस बार इस बार हमको दे रखा है कोई ट्रांसफार्मर है, उसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग 100 और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग 200 है। देखो हमको होता है कि प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस, है ना, प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस हम इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं, और हमको दे रखा है कि इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज 40 वोल्ट है। हमको पता है, हमको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट में तो वोल्टेज भी लगातार चेंज करता है। तो समझ जाना कि इनपुट वोल्टेज दे रखा है, मतलब इनपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू दे रखी है। बस इनपुट वोल्टेज 40 वोल्ट है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा वो देखना है। और उसके बाद हमको दे रखा है कि जो प्राइमरी कॉइल है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 100 ओम है। ये इनपुट वाले पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो प्राइमरी कॉइल में कितनी करंट फ्लो होगी वो देखना है। और उसके बाद इस ट्रांसफार्मर की ओवरऑल एफिशिएंसी 80% दे रखी है, तो आउटपुट मतलब सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली करंट कितनी होगी वो देखना है, मतलब करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस सबसे पहले इनपुट वोल्टेज 40 वोल्ट है, तो आउटपुट वोल्टेज हो रहा है ना। इनपुट वोल्टेज 40 है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा वो देखना है ना। तो स्मार्ट, है ना, तो स्मार्ट पर्सन तो इसको डायरेक्ट कर सकता है ना। मैंने चमका कर बताया था कि ट्रांसफार्मर है ना, बताया था कि ट्रांसफार्मर चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो, एक चीज तो पक्का है कि प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग जितने टाइम्स होगी, प्रोपोर्शनली इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट वोल्टेज भी उतना ही टाइम्स होगा। तो साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग 2 टाइम्स है, तो प्रोपोर्शनली इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट वोल्टेज भी 2 टाइम्स होगा। मतलब इनपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 40 है, तो आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 80 होगी, है ना। डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम चाहो तो मूर्खों टाइप से फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये तो हमको पता है कि ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ वाइंडिंग के रेशियो में होती है। मतलब सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि V1/V2 इक्वल टू सिंपली N1/N2, चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, V1/V2 इक्वल टू N1/N2 ही होगा। तो तब, है ना, बताओ V1 तो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज तो 40, और V2 क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो निकालना है, इक्वल टू N1। N1 कितना है, 100 अपन N2 200। तो इसको सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा कि आउटपुट वोल्टेज, है ना,
इसको सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा कि आउटपुट वोल्टेज 80 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू 80 वोल्ट होगा। डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन फॉर्मूले से भी कर लिया है ना। अब देखो है ना, अब देखो हमको दे रखा है कि जो इनपुट वाला सर्किट है, मतलब जो प्राइमरी कॉइल है, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो पहले इस इनपुट वाले सर्किट में तो प्राइमरी कॉइल में करंट कितनी फ्लो होगी वो देखना है। या तो हम बिल्कुल सिंपल टाइप से बोल सकते हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल टाइप से बोल सकते हैं कि इस प्राइमरी कॉइल या इनपुट वाले पार्ट में करंट कितनी फ्लो होगी, वही है ना। इनपुट वाली ब्रांच पे करंट कितनी फ्लो होगी, वो इसके अक्रॉस लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस अपन इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो लिख देता हूँ, इनपुट वाली ब्रांच पे करंट कितनी फ्लो होगी, लगाया गया वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज भी बोल सकते हैं, V1 भी बोल सकते हैं अपन, इस इनपुट वाले पार्ट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो बताओ कि इनपुट वाले पार्ट में लगाया गया वोल्टेज कितना है 40, अपन इनपुट वाले रास्ते का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है 100। तो इनपुट वाली ब्रांच में प्राइमरी कॉइल में कितनी करंट फ्लो होगी 0.4 एम्पियर, बस। है ना। तो बस प्राइमरी कॉइल में बहने वाली करंट 0.4 एम्पियर है, तो इस सेकेंडरी कॉइल या आउटपुट में बहने वाली करंट कितनी होगी वो देखना है। तो मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली करंट का रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए एफिशिएंसी का यूज करेंगे, है ना। तो वो हमको दे रखा है ना। वो हमको दे रखा है कि इस ट्रांसफार्मर की ओवरऑल एफिशिएंसी 80% है। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी 80% है, मतलब तुम जितने भी इनपुट पावर दोगे, लोड या आउटपुट में पावर कितनी होगी उसकी 80%, है ना। मतलब बोल सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की ओवरऑल एफिशिएंसी 80% है, मतलब आउटपुट पावर विल बी 80% ऑफ इनपुट पावर। तो बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि आउटपुट अल्टरनेटिंग पावर को हम क्या लिख सकते हैं, V आउट इंटू आई आउट। इसको शॉर्ट फॉर्म में V2 I2 इक्वल टू 80% मतलब 80/100 ऑफ मतलब इंटू, और इनपुट पावर कितनी होगी V इन इंटू आई इन, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में V1 इंटू I1 लिख सकते हैं। तो हमको I2 निकालना है, उसके लिए V2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो I2 कितना हो गया, 80/100 को तो 0.8 लिख सकते हैं, V2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो V1/V2 इंटू I1 ये आएगा। हाँ, V1/V2 का रेशियो देखना है, तो हमको पता है ना। तो वो तो हमको पता है कि V1/V2 का रेशियो तो सिंपली N1/N2 के बराबर ही होगा। तो लिख सकते हैं कि V1/V2 का रेशियो तो N1/N2 के बराबर ही होगा, मतलब 100/200 मतलब हाफ होगा। और I1 इस इनपुट वाली ब्रांच पे बहने वाली करंट 0.4, तो इससे I2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8। V1/V2 को N1/N2 मतलब 1/2 इंटू I1 0.4, तो 0.16 एम्पियर, मतलब आउटपुट या सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली करंट इतनी होगी, है ना। और ये भी हम समझते हैं ना, ये भी हम समझते हैं कि इस बार अल्टरनेटिंग, है ना, इस बार अल्टरनेटिंग सर्किट है, तो इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेज निकाले हुए समझ जाना कि वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकाली है, और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो करंट निकाली है वो भी इनडायरेक्टली करंट की आरएमएस वैल्यू है, वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होना चाहिए ना। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना है, ध्यान रखना इस ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को मूर्खों टाइप से हमने कर तो लिया, लेकिन इसमें एक है ना, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना कि ये ट्रांसफार्मर तभी वर्क करता है, ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर तभी वर्क करता है जब लगाया गया इनपुट वोल्टेज अल्टरनेटिंग हो, मतलब टाइम के साथ चेंज कराओ तभी वर्क करता है। बाकी तुम बताओ, बताओ, लगाया गया वोल्टेज अल्टरनेटिंग हो तो टाइम के साथ चेंज कराओ, तभी करंट भी टाइम के साथ चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज होगा, तो सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा, तो फिर सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ है वोल्टेज इंड्यूस होगा। इसे अच्छे ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर तभी वर्क करता है जब लगाया गया इनपुट वोल्टेज अल्टरनेटिंग हो, मतलब टाइम के साथ चेंज कराओ तभी वर्क करता है। बाकी लगाया गया इनपुट वोल्टेज अगर कांस्टेंट हो, डीसी या कांस्टेंट हो, तो फिर ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है। चलो बच्चों, इसी में एक बेवकूफ बनाने का एक क्वेश्चन ले रहा हूं ना, तो चलो
इस बार भी पहले के जैसा एक ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग 100 और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग 200 है ना। तो मैंने अभी तुमको चमका कर बताया था कि ट्रांसफार्मर तभी वर्क करता है जब इनपुट वोल्टेज अल्टरनेटिंग हो तो टाइम के साथ चेंज कराओ, लेकिन इस बार किसी मूर्ख इंसान है ना, तो इस बार किसी मूर्ख इंसान ने प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो इनपुट वोल्टेज लगा है वो अल्टरनेटिंग नहीं है बल्कि डीसी वोल्टेज है, जो कि 40 वोल्ट है और 40 वोल्ट जितना कांस्टेंट है ना। तो एक प्राइमरी सोर्स के साथ, सॉरी, प्राइमरी कॉइल के साथ अल्टरनेटिंग सोर्स लगाने की जगह डीसी बैटरी लगा दी है जिसका वोल्टेज 40 वोल्ट जितना कांस्टेंट है। बस अब हमको देखना है कि अब लोड या आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो देखना है ना। तो देखो मैंने अभी तुमको, है ना, सॉरी, जैसे मैंने अभी तुमको क्लियरली बताया था कि ट्रांसफार्मर तभी वर्क करता है जब लगाया गया इनपुट वोल्टेज अल्टरनेटिव हो तो टाइम के साथ चेंज करे, बताया था। इनपुट वोल्टेज टाइम के साथ चेंज करे तो करंट टाइम के साथ चेंज करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगा, तो सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स भी चेंज करेगा, तब तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होगा और तब तो ये ट्रांसफार्मर प्रॉपर्ली वर्क करेगा, है ना। लेकिन तुम बताओ, है ना, सॉरी, लेकिन तुम बताओ कि इस बार, ये बता, इस बार प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो इनपुट वोल्टेज लगा है वो अल्टरनेटिंग नहीं है बल्कि डीसी वोल्टेज है ना। तो इस बार प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज लगा वो डीसी है, मतलब इस बार लगाया गया इनपुट वोल्टेज 40 वोल्ट जितना कांस्टेंट है। तो तुम बताओ, है ना, सॉरी, फिर तुम बताओ, इस बार प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस लगाया गया इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट है तो प्राइमरी कॉइल में बहने वाली करंट भी कांस्टेंट होगी। बोल सकते हैं ना कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज डीसी है मतलब कांस्टेंट है, तो इस बार बहने वाली करंट भी कांस्टेंट होगी। और बताओ, है ना, बताओ, बहने वाली करंट कांस्टेंट होगी तो इस प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कांस्टेंट होगा। और बताओ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। कह सकते हैं ना कि लगाया गया इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट तो करंट भी कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट। और तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि सेकेंडरी सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, है। तो बताओ कि इस बार भी सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स तो गुजर रहा है लेकिन गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है, और गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है इससे सेकेंडरी कॉइल में कोई वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और कोई वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी आंखें बंद करके जीरो ही होगा। तो इससे पक्का सबक मिल गया कि ट्रांसफार्मर तभी वर्क करता है जब लगाया गया इनपुट वोल्टेज अल्टरनेटिंग हो तो टाइम के साथ चेंज कराओ, लेकिन लगाया गया इनपुट वोल्टेज अगर डीसी हो मतलब कांस्टेंट हो तो फिर सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स गुजरेगा तो सही लेकिन गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में कोई ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, तो तब आउटपुट वोल्टेज आंखें बंद करके जीरो ही होगा। देखो बच्चों इसमें हम ये भी बोल, है ना, हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के कारण सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। और तुम बताओ कि प्राइमरी कॉइल के कारण सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है क्योंकि इसमें एक के कारण दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। देखो बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि प्रैक्टिकली कोई भी ट्रांसफार्मर पूरी तरह से आइडियल नहीं होता है, मतलब हर एक ट्रांसफार्मर में थोड़ा बहुत एनर्जी में लॉस जरूर होता है, तो उसके कारण प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कभी भी 100% तक नहीं जा पाती है। तो एक बार देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं ना। तो देखो पहले टाइप का जो लॉस है उसको किताबी शब्दों में कॉपर लॉस बोलते हैं, है ना। तो देखो हमको पता है कि ट्रांसफार्मर में कॉपर से बनी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है। तुम बता ना, तुम बताओ कि भले ही, है ना, भले ही प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कॉपर की बनी हो लेकिन नंबर ऑफ वाइंडिंग इतनी ज्यादा होती है, मतलब इन कॉइल्स की लेंथ इतनी ज्यादा होती है कि भले ही, है ना, भले ही कॉइल कॉपर की बनी हो लेकिन लेंथ इतनी ज्यादा होती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। और तुम बताओ कि तुम बताओ कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में अगर करंट फ्लो कराएंगे तो इस रेजिस्टेंस के कारण इन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में
आई स्क्वायर आर मतलब आई आर एम एस स्क्वायर आर की रेट से एनर्जी लॉस होगा जो कि हीट में कन्वर्ट होगा। और तुम बताओ कि ये जो ये जो एनर्जी में लॉस हो रहा है वो कॉपर से बनी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है, इसीलिए इस लॉस को हम कॉपर लॉस बोलते हैं। हाँ बच्चों, ट्रांसफार्मर में दूसरे टाइप का लॉस होता है जिसको हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं, है ना। तो हमको अच्छे पता है कि ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है मतलब जो रॉड होती है वो आयरन की बनी होती है मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है ना। उसके बाद हमको ये भी पता है कि प्राइमर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। और बताओ, अल्टरनेटिंग करंट होती है मतलब उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करती है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली जो करंट होती है उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करती है। तो बताओ उसके कारण रॉड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करेगी, है। तो ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो बहने वाली करंट है उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करी है, तो उसके कारण आयरन क्रोड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करेगी। और तुम बताओ कि जो क्रॉड तो बताओ कि जो क्रॉड है वो आयरन की बनी होती है मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। तो बताओ उस पर, है ना, उस पर लगाए गए मैग्नेटिक, है ना, उस पर लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करेगी। तो फिर उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी भी होगी। और बताओ, तो इस हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी के कारण इस आयरन की क्रॉड के अंदर एनर्जी में लॉस होगा। और ये बताया था कि पर साइकिल जो लॉस होता है वो हिस्टेरेसिस साइकिल से एनक्लोज एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो आयरन क्रॉड है ना, ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज करती है, तो आयरन रॉड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करेगी। और इस आयरन या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करेगी। तो तब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में फिर हिस्टेरेसिस की प्रॉपर्टी भी होती है, तो उस हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी के कारण एनर्जी में लगातार लॉस होगा, है ना। और ये भी लॉस नॉर्मली हीट की फॉर्म में निकलता है। तो ये हिस्टेरेसिस लॉस हो गया। देखो, इस हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज कैसे करते हैं वो देखते हैं ना। तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम पढ़ चुके हैं कि इस हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना। हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो क्रोड है वो किसी सॉफ्ट आयरन, है ना, जो क्रोड है वो किसी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बनाते हैं मतलब सॉफ्ट आयरन की बनाते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बताया था कि बता जो सॉफ्ट आयरन है ना, जो सॉफ्ट आयरन है उसका हिस्टेरेसिस ग्राफ पतले आम के टाइप से होता है, तो उसमें हिस्टेरेसिस साइकिल से एनक्लोज एरिया बहुत कम होगा, तो हिस्टेरेसिस लॉस भी बहुत कम होगा। तो ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो क्रॉड है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल मतलब सॉफ्ट आयरन की बनाते हैं। देखो, जो ट्रांसफार्मर में तीसरा लॉस होता है जिसको एडी करंट लॉस बोलते हैं, इसको भी देख सकते हो ना। तो हमको पता है, हमको पता है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं मतलब ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो करंट बहाते हैं वो टाइम के साथ चेंज होती है। तो उसके कारण आयरन की क्रॉड के अंदर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो भी टाइम के साथ चेंज करेगा। और इलेक्ट्रो, है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करे तो पूरे रीजन में मतलब इस पूरे क्रॉड में ऐसा लूप की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, है ना। तुम बताओ एक मिनट, तुम बताओ कि अगर ये जो क्रॉड है ना, अगर ये जो क्रॉड है वो बिल्कुल सॉलिड आयरन की बनी होती है ना, क्रॉड अगर सॉलिड आयरन की बनी होती तो बताओ इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसा लूप की फॉर्म में अंदर अंदर करंट भी फ्लो होती है। तुम बताओ, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करा है तो लूप की फॉर्म में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गया। और एक रॉड बिल्कुल सॉलिड आयरन की बनी होती है, सब जगह कंडक्टिंग मीडियम भी अवेलेबल हो गया। बताओ कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सर्कुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो उसके कारण है, उसके कारण इस
सॉलिड आयरन की रॉड में से लूप की फॉर्म में करंट भी बहने लग जाती है ना, तो इस सॉलिड आयरन की रॉड में कॉन्सेंट्रिक लूप की फॉर्म में करंट भी बहने लग जाती है, जिसको एडी करंट बोलते हैं। और ध्यान रखना, इस एडी करंट के कारण बहुत सारा एनर्जी में लॉस होता है ना, और जितना भी एनर्जी में लॉस होता है हीट में कन्वर्ट होता है। तो ध्यान रखना कि इन एडी करंट के कारण इस आयरन की रॉड में इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि कुछ टाइम के बाद आयरन की रॉड बिल्कुल पिघल सकती है ना। तो ये एडी करंट लॉस हो गया ना। अब इस एडी करंट लॉस को खत्म कैसे करते हैं वो देखते हैं, है ना। एडी करंट लॉस को खत्म कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अच्छे ध्यान रखना सॉरी, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि एडी करंट लॉस को, है ना, इस एडी करंट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रॉड बना, उसके लिए क्या करते हैं कि जो रॉड बनाते हैं वो बिल्कुल सॉलिड आयरन की नहीं बनाते बल्कि लेमिनेटेड आयरन की बनाते हैं, मतलब परतदार आयरन की बनाते हैं। ये ध्यान रखना, एडी करंट लॉस को बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रॉड बनाते हैं वो सॉलिड आयरन की जगह लेमिनेटेड आयरन की रॉड बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आयरन की कोई एक लेयर है, नहीं करते हैं कि आयरन की एक लेयर लेते हैं, उसके ऊपर आयरन की दूसरी पतली लेयर, उसके ऊपर आयरन की तीसरी पतली लेयर, इस टाइप से आयरन की बहुत सारी पतली लेयर्स को एक के ऊपर एक लगाते हैं, और जो भी परतें होती हैं उसके बीच बिल्कुल इंसुलेटिंग मीडियम होता है। ये ध्यान रखना, एडी करंट को लॉस से बचने के लिए सॉलिड आयरन की रॉड की जगह लेमिनेटेड आयरन की रॉड यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि आयरन की कोई एक परत, उसके ऊपर दूसरी परत, उसके ऊपर तीसरी परत, चौथी परत, ऐसे परतदार लेमिनेटेड आयरन की रॉड यूज करते हैं, जिसमें सारी परतों के बीच इंसुलेटिंग मीडियम होता है ना। अब तुम बताओ ना, अब बताओ कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में करंट टाइम के साथ चेंज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा। और बताओ मैग्नेटिक, बताओ मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगा, तो इस बार भी है ना, इस बार भी इस रॉड के अंदर लूप की शेप का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तो होगा, लेकिन तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि तुम बताओ कि लेमिनेटेड आयरन की रॉड यूज करें तब भी लूप की फॉर्म में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तो होगा, लेकिन ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लूप की फॉर्म में करंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बताओ इस बार सॉलिड आयरन की रॉड नहीं बल्कि पतली पतली परत है, और इन परतों के बीच इंसुलेशन है। तो बताओ ये जो करंट है वो एक परत से दूसरी परत तक जंप कर ही नहीं पाएगी। तो ध्यान रखना, इस बार भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा, मतलब इस बार भी लूप की फॉर्म में, है ना, इस बार भी लूप की फॉर्म में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा, लेकिन इस बार लेमिनेटेड आयरन है जिसमें बीच बीच में इंसुलेशन है। तो बताओ इस बार एडी करंट के लिए जो लूप है वही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड धरा के धरा रह जाएगा, है ना। तो इस बार करंट एक परत से दूसरी परत तक जंप नहीं कर पाएगी, मतलब इस बार इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा, लेकिन ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड धरा के धरा रह जाएगा, वो एडी करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक परत से दूसरी परत में जंप नहीं कर पाएगा ना, तो लूप कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, मतलब एडी करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, तो इस कारण इसमें एनर्जी में लॉस नहीं होता है ना। बस नॉर्मली बोर्ड में आता है कि ट्रांसफार्मर में सॉलिड आयरन की रॉड की जगह लेमिनेटेड आयरन की रॉड यूज क्यों करते हैं, तो उसका एक ही आंसर है कि एडी करंट लॉस से बचने के लिए, या एडी करंट के लूप कंप्लीट ना हो उसी के लिए लेमिनेटेड आयरन की रॉड का यूज करते हैं। चलिए ट्रांसफार्मर में लास्ट लॉस देखते हैं, इसको फ्लक्स लॉस बोलते हैं, है ना। तो ये मैंने तुमको पहले ही बताया था कि नॉर्मली तो प्राइमरी कॉइल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है सारी की सारी सेकेंडरी कॉइल से गुजरती है ना, लेकिन, है ना, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ट्रांसफार्मर प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं किया गया हो तो फिर, है ना, ट्रांसफार्मर प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं किया गया हो तो फिर प्राइमरी कॉइल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी सब के सब सेकेंडरी कॉइल से नहीं गुजर पाएंगी, बल्कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लीक भी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि प्राइमरी कॉइल से 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, उसमें से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन लीक हो गई, तो सेकेंडरी कॉइल से केवल 996 से गुजरेगी। तो मैंने लिख दिया है, मैंने यह लिख दिया है कि अगर, है ना, लिख दिया कि अगर ट्रांसफार्मर प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं किया गया हो तो फिर प्राइमरी कॉइल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी सेकेंडरी कॉइल से सब के सब गुजर नहीं पाएंगे, बल्कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रांसफार्मर के बाहर निकल जाएंगे, मतलब लीक हो जाएगी, और ये जो लॉस होता है उसको
फ्लक्स लॉस बोलते हैं ना। और वही फ्लक्स लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो रॉड या जो कोर बनाते हैं वो आयरन की मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाते हैं, ताकि वो लगभग सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर ही समाहित रखे, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लीक ना हो, उसके लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर बनाते हैं, ताकि अ, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा लीक नहीं हो। ये तो बस ये ट्रांसफार्मर में सारे लॉस देख लिए, ये तो ध्यान रखना कि नॉर्मली जो ट्रांसफर होता है उसमें थोड़े-थोड़े सारे लॉस होते हैं और उसी के कारण एनर्जी में थोड़ा लॉस होता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी नॉर्मली 100% नहीं रह पाती, उससे थोड़ी-सी कम होगी है। एक और चीज़, है ना? एक और चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो कॉपर लॉस होता है, इसमें जो कॉपर लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है और थोड़ा-सा एडी करंट भी लॉस हो सकता है। तो इन सारे लॉस के कारण है ना, कॉपर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, इन सारे लॉस के कारण ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर लगातार हीट प्रोड्यूस होती है और उसके कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए या जो भी प्रोड्यूस हीट है उसको निकालने के लिए, डिसिपेट करने के लिए ये ट्रांसफार्मर को ऑयल से कूल करते हैं ना। और ट्रांसफार्मर को ऐसे ऑयल से कूल करते हैं जो हीट का तो अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, ताकि हीट तो बाहर निकल जाए लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बाहर ना निकल पाए, मतलब स्पार्किंग वार्पिंग न हो, उसके लिए ऑयल से इसको कूल किया जाता है। देखो, जो ट्रांसफार्मर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब पावर प्लांट होते हैं उधर तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है और जहाँ अपने घर होते हैं मतलब कॉलोनीज होती है वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो देखो, अब राइट टाइम है ना, अब राइट टाइम है। अब हम देख सकते हैं कि पावर प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर और अपने घरों में या कॉलोनीज में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज क्यों होता है उसको अब हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं ना। तो चलो इस बार, है ना, इस बार मान लेते हैं कि ये कोई हाइड्रोलिक या थर्मल पावर प्लांट है जहाँ इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस हो रही है या अनपढ़ों के शब्दों में बिजली प्रोड्यूस हो रही है। और मान, है ना, मान लेते हैं कि कॉलोनीज है मतलब ये अपने घर हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल पावर का कंजप्शन हो रहा है, मतलब यहाँ बिजली खर्च हो रही है ना। वही ये कोई पावर प्लांट है जहाँ बिजली प्रोड्यूस हो रही है और ये अपनी कॉलोनी मतलब घर है जहाँ बिजली खर्च हो रही है मतलब कंज्यूम हो रही है ना। तो हमको ये भी पता है ना, हमको ये भी पता है कि पावर प्लांट से हमको होता है कि पावर प्लांट से अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं वो हम ट्रांसमिशन वायर के थ्रू भेजते हैं। हमको पता है कि 2 ट्रांसमिशन वायर होते हैं। एक ट्रांसमिशन वायर के थ्रू तो करंट आती है और दूसरे ट्रांसमिशन वायर के थ्रू करंट जाती है ना। तो हमको पता है कि पावर प्लांट से कॉलोनीज़ तक जो करंट भेजते हैं मतलब जो अ, इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं वो ट्रांसमिशन वायर के थ्रू भेजते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि इस ट्रांसमिशन वायर और इस ट्रांसमिशन वायर दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है ना? तो हम कह सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि पावर प्लांट है जहाँ बिजली प्रोड्यूस हो रही है, ये अपने घर है मतलब कॉलोनीज़ है जहाँ बिजली खर्च हो रही है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से अपनी कॉलोनीज़ में भेजते हैं और ट्रांसमिशन वायर के थ्रू भेजते हैं जहाँ दोनों ट्रांसमिशन वायर का टोटल रेजिस्टेंस आर है। अब देखो, है ना, अब देखो एक बार देखते हैं कि एक बार देखते हैं कि पावर प्लांट पे स्टेप अप और कॉलोनीज में अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज ना करें बल्कि इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट से कॉलोनीज तक बिल्कुल डायरेक्ट भेज दें तो क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी वो एक बार देखते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई थर्मल या हाइड्रोलिक पावर प्लांट है ना, और ध्यान रखना कि ये जो पावर प्लांट होते हैं वो काफी कुछ अल्टरनेटिंग सोर्स के टाइप से काम करते हैं। बस, है ना, बस एक ही डिफरेंस है कि जो अल्टरनेटिंग सोर्स होते हैं वो तो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो पावर प्लांट होते हैं वो कांस्टेंट वोल्टेज नहीं बल्कि कांस्टेंट पावर सप्लाई करते हैं। है, तो ये ध्यान रखना आगे, है ना, आगे बताने की जरूरत नहीं पड़े। ध्यान रखना ये जो पावर प्लांट होते हैं वो काफी कुछ अल्टरनेटिंग सोर्स के टाइप से काम करते हैं, लेकिन ये पावर प्लांट जो होते हैं कांस्टेंट वोल्टेज नहीं बल्कि कांस्टेंट पावर सप्लाई करते हैं ना। तो चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो वी वोल्टेज पर प्रोड्यूस कर रहा है ना। मान लेते हैं कि पावर प्लांट वी वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और करंट आई भेज रहा है ना। तो तुम बताओ
कि पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसका वोल्टेज V और करंट I हो, तो पावर प्लांट द्वारा सप्लाई की गई पावर को हम क्या लिख सकते हैं, V into I, है ना, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं कि पावर प्लांट जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है उसका वोल्टेज V और करंट I हो, तो पावर प्लांट द्वारा प्रोड्यूस की गई पावर कितनी होगी, सिंपली V into I। अब हमको पता है ना, तो अब हमको पता है कि जो पावर प्लांट होते हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट रेट से पावर सप्लाई करते हैं, बताया था ना। तो तुम बताओ, है तुम बताओ कि ना, सोच के बताओ कि पावर प्लांट द्वारा सप्लाई की गई पावर कांस्टेंट होगी, तो ऑब्वियसली V into I का मल्टीप्लाई भी कांस्टेंट होगा। तो चलो बताओ, V को उधर ट्रांसफर करें ना, तो जब V को उधर ट्रांसफर करें तो करंट I इक्वल टू कांस्टेंट अपन V, मतलब I प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा। है तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना, है ना। तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि पावर सब जो भी पावर प्लांट होते हैं कांस्टेंट रेट से पावर सप्लाई करते हैं ना, तो पावर प्लांट द्वारा सप्लाई की गई पावर कांस्टेंट होगी, तो V into I का मल्टीप्लाई भी कांस्टेंट होगा। तो I प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब पावर प्लांट जो करंट भेजता है ना, पावर प्लांट जो करंट निकालता है वो वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है ना, मतलब पावर प्लांट अगर ज्यादा वोल्टेज पर, है ना, पावर प्लांट ज्यादा वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली करंट कम होगी, और पावर प्लांट कम वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली करंट ज्यादा होगी। तो बच्चों ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल फैक्ट है कि नॉर्मली पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो काफी कम वोल्टेज पर करते हैं। तुम बताओ कि पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उनका वोल्टेज नॉर्मली काफी कम होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली करंट काफी ज्यादा होगी। ये तो ध्यान रखना कि पावर प्लांट नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उनका वोल्टेज काफी कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली करंट काफी ज्यादा होगी। और तुम बताओ कि ज्यादा वाली करंट है ना, तुम बताओ कि ज्यादा वाली करंट पावर प्लांट से कॉलोनीज तक पहुंचेगी, तो इन ट्रांसमिशन वायर के थ्रू पहुंचेगी ना। ये तो मान मान लेते हैं मान लेते हैं कि इन दोनों ट्रांसमिशन वायर का टोटल रेजिस्टेंस R है, और ट्रांसमिशन वायर में करंट I फ्लो हो रही हो। तो तुम बताओ कि ट्रांसमिशन वायर का रेजिस्टेंस R और ट्रांसमिशन वायर में करंट I फ्लो होगी, तो ट्रांसमिशन वायर में I स्क्वायर R की रेट से एनर्जी में लॉस भी होगा, ये वेस्टेज भी होगा, जो पूरी तरह से वेस्ट है, उसका कोई यूज नहीं है। तो ध्यान रखना कि ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसमिशन वायर में I करंट फ्लो होगी, तो इस ट्रांसमिशन वायर के थ्रू I स्क्वायर R की रेट से एनर्जी में वेस्टेज भी होगा, है ना। तब तुम अब तुम खुद सोच के बताओ कि बताओ पावर प्लांट से ना, पावर प्लांट से कॉलोनीज तक अगर इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट भेजें ना, पावर प्लांट से कॉलोनीज तक अगर इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट भेजें, तो बताओ नॉर्मली पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसका वोल्टेज काफी कम होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली करंट काफी ज्यादा होगी। और तुम बताओ कि करंट काफी ज्यादा होगी, तो ट्रांसमिशन वायर के थ्रू एनर्जी में वेस्टेज आई स्क्वायर आर भी काफी ज्यादा होगा, है ना। तो ट्रांसमिशन वायर के थ्रू काफी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, जिसका कोई यूज नहीं है। तो बस ध्यान रखना, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि इन ट्रांसमिशन वायर के थ्रू जो एनर्जी में वेस्टेज हो रहा है, उस एनर्जी में वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पावर प्लांट उस साइड स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और जो कॉलोनीज होती है वहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करें तो ये ट्रांसमिशन वायर के थ्रू जो एनर्जी में वेस्टेज है वो कैसे मिनिमाइज होगा वो देख। ये बच्चों मान लेते हैं कि कोई पावर प्लांट है जो काफी कम वोल्टेज पर बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। तो चलो मान लेते हैं कि अपना जो पावर प्लांट है वो केवल 50 वोल्ट पर बिजली प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो देखो अब हम क्या करते हैं कि ये जो पावर प्लांट है उसके पास हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, और मान लेते हैं कि इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग मान लेते हैं 10 टाइम्स है, तो प्रोपोर्शनली वोल्टेज का एम्पलीट्यूड भी 10 टाइम्स हो जाएगा, है ना। मतलब मतलब पावर प्लांट से जो बिजली निकली थी उसका तो वोल्टेज 50 वोल्ट था, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जो बिजली निकलेगी उसका वोल्टेज 10 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 50 से 500 वोल्ट हो जाएगा, है ना। और तुम खुद बताओ, है ना,
तुम खुद बताओ कि स्टेप अप मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के कारण इस बिजली का वोल्टेज बढ़ जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली करंट घट जाएगी, है ना? बोल सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के कारण उस इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज बढ़ जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली करंट घट जाएगी। जैसे बताओ वोल्टेज 10 टाइम्स हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली जो करंट है वो 1/10 टाइम्स हो गई। एक चीज तो पक्का बोल सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के कारण इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज काफी बढ़ जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली करंट काफी कम हो जाएगी। और तुम बताओ कि स्टेप है ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर से गुजरने के बाद करंट काफी कम हो जाएगी। तो बताओ ट्रांसमिशन वायर के थ्रू एनर्जी में जो वेस्टेज है आई स्क्वायर आर वो भी काफी कम होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ये इंपॉर्टेंस होता है ना, ये ध्यान रखना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि बिजली के वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है तो उसके कारण करंट घट जाएगी। और बताओ है ना, बताओ करंट घट जाएगी तो ट्रांसमिशन वायर के थ्रू जो आई स्क्वायर आर की रेट से एनर्जी वेस्टेज हो रहा है वो भी काफी घट जाएगा। मतलब अब ट्रांसमिशन वायर के थ्रू एनर्जी में वेस्टेज काफी कम होगा, है ना। और चलो अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कॉलोनीज तक पहुंच गई, है ना। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कॉलोनीज तक पहुंच गई और तुम बताओ कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज 500 वोल्ट था तो कॉलोनीज तक भी जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी उसका वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 500 वोल्ट ही होगा। बस ट्रांसमिशन वायर के कारण थोड़ा सा वोल्टेज में ड्रॉप हो जाएगा। ये तो मान लेते हैं कि इधर जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसका वोल्टेज 500 वोल्ट था और जब इलेक्ट्रिसिटी अपनी कॉलोनीज तक पहुंच गई तो वोल्टेज में थोड़ा सा ड्रॉप होगा। मतलब 500 का मान लेते हैं कि 480 वोल्ट हो गया ना। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अपने कॉलोनीज तक पहुंच गई तो यहाँ वोल्टेज है ना, यहाँ वोल्टेज का एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेटली 480 वोल्ट ऐसा कुछ होगा। अब तुम बताओ कि इतने ज्यादा वोल्टेज वाली इलेक्ट है ना, तुम बताओ इतने ज्यादा वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिसिटी अगर अपने घरों में पहुंच गई तो अपने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जल जाएंगे, है ना। बोल सकते हैं इतने ज्यादा वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों में पहुंच गई तो अपने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जल जाएंगे। तो ध्यान रखना है ना, है ना, ध्यान रखना कि अब इस सॉरी यहाँ ध्यान रखना कि अब इस हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिसिटी को घरों में भेजने के लिए पहले सॉरी इस हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिसिटी को अपने घरों में भेजने के लिए पहले इस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कम करना पड़ेगा। तो देखो इस वोल्टेज को कम करने के लिए कॉलोनीज में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो इस वोल्टेज को कम कर देता है ना। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है कि जो हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो बस बताओ अब अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी वो 220 वोल्ट पर पहुंचेगी, है ना। मतलब अपने घरों के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सुरक्षित रहेंगे। तो सब है ना, तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन के थ्रू है ना, ट्रांसमिशन के थ्रू एनर्जी में वेस्टेज कम करने के लिए पावर प्लांट पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जो कि करंट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को घटा देगा। तो ट्रांसमिशन के थ्रू एनर्जी में वेस्टेज भी कम होगा। लेकिन इतनी हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिसिटी घरों में नहीं पहुंचा सकते वरना इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे। इसलिए कॉलोनीज में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को घटा देता है और इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को घटा करके 220 वोल्ट कर लेता है तो अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी सारे सुरक्षित रहेंगे। तो देखो इसीलिए मैंने बताया था ना, इसीलिए बताया था। अब हम कंफर्म बोल सकते हैं ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि पावर प्लांट जो होते हैं वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है, अपनी जो कॉलोनीज होती है वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो बच्चों इसी कंसेप्ट पर बेस एक क्वेश्चन करते हैं जो जी एडवांस 2013 में कॉम्प्रिहेंसिव की फॉर्म में पूछा गया था ना। तो देखो इसमें हमको दे रखा था कि कोई बिजली प्रोड्यूस करने का कोई पावर प्लांट है और ये पावर प्लांट 600 किलोवाट की कांस्टेंट रेट से पावर प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कांस्टेंट रेट से इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस कर रहा है और ये पावर प्लांट जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है उसका वोल्टेज 6000 वोल्ट है। अब देखो इस पावर प्लांट से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर घर है, मतलब कॉलोनीज है जहाँ ये बिजली खर्च हो रही है, मतलब बिजली कंज्यूम हो रही है, मतलब बिजली का यूज हो रहा है ना। और हमको ये भी पता है कि पावर प्लांट से कॉलोनीज तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं वो
ट्रांसमिशन वायर के थ्रू पहुंचाते हैं, और हमको क्वेश्चन दे रखा था कि ट्रांसमिशन वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0.4 ओम पर किलोमीटर है ना। अब ये भी हमको पता है कि एक्चुअली दो ट्रांसमिशन वायर होते हैं, एक ट्रांसमिशन वायर से तो करंट आती है और दूसरी ट्रांसमिशन वायर से करंट जाती है। तो देखो उस क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दे रखा था, ये जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो केवल एक ही वायर का है दोनों वायर का वो क्लियरली नहीं दे रखा था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन की लैंग्वेज और ऑप्शन से ही पता चल रहा था। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज से उनकी भावना का ये पता चल रहा था कि एक्चुअली उन्होंने जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है वो इन दोनों वायर का कंबाइंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है ना। तुमने देखा भी होगा, तुमने देखा भी होगा कि जो भी अपने केबल वायर होते हैं उसमें एक्चुअली दो वायर्स होते हैं। एक वायर ऐसा होता है जिससे करंट आती है और दूसरा वायर ऐसा होता है जिससे करंट जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव की जो लैंग्वेज दे रखी थी, जो ऑप्शन दे रखे थे, उससे यही पता चल रहा था कि इन्होंने जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है वो दोनों वायर का कंबाइंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0.4 ओम पर किलोमीटर है ना। तो बताओ ऐसा ऐसा 20 किलोमीटर लेंथ का ट्रांसमिशन वायर है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0.4 ओम पर किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर का जो ट्रांसमिशन वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 0.4 ओम इंटू 20 तो 8 ओम। तो बस इस और इस ट्रांसमिशन वायर का टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम है ना। अब दो पार्ट पूछे थे ना, तो देखो पहले है ना, पहले पार्ट में तो हम क्या करेंगे, मूर्खों टाइप से ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर प्लांट से कॉलोनीज तक डायरेक्ट भेज रहे हैं, जिसको इन्होंने डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोला है। तो पहले केस में तो मूर्खों टाइप से डायरेक्ट ट्रांसमिशन यूज कर रहे हैं, जिसमें बिजली को पावर प्लांट से कॉलोनीज तक बिना स्टेप अप ट्रांसफर के बिल्कुल डायरेक्ट भेजा है। तो हमको पूछा है कि अगर डायरेक्ट ट्रांसमिशन यूज करें तो ये ट्रांसमिशन वायर के थ्रू किस रेट से एनर्जी वेस्ट होगी, और पावर प्लांट जितनी भी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसकी कितने परसेंट ट्रांसमिशन वायर के थ्रू लॉस हो जाएगी। और सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं कि है ना, सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन की जगह ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं ना। वही जो पावर प्लांट है वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग का रेशियो 1:20 है, और जो कॉलोनीज है वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग्स का रेशियो नहीं दे रखा है, N1/N2 मान लेते हैं। तो बस हमको ये पूछा था कि कॉलोनीज में जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं उसमें N1/N2 का रेशियो क्या हो, ताकि घरों में जो बिजली पहुंचे वो 200 वोल्ट पर पहुंचे, वो देखना। फिर बच्चों इस क्वेश्चन का पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमको दे रखा है कि पावर प्लांट से कॉलोनीज तक बिजली पहुंचाने के लिए हम मुर्खों टाइप से डायरेक्ट ट्रांसमिशन का यूज कर रहे हैं, है ना। तो जो पावर प्लांट है वो 600 किलोवाट की कांस्टेंट रेट से पावर सप्लाई कर रहा है, और जो बिजली सप्लाई कर रहा 4000 वोल्ट पर सप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर प्लांट से निकलने वाली करंट कितनी होगी, वो देख लेते हैं ना। तो है ना तो मैंने अभी तुमको क्लियरली बताया था कि कोई भी पावर प्लांट वी वोल्टेज से बिजली सप्लाई करे और करंट आई हो, तो पावर प्लांट द्वारा सप्लाई की गई पावर कितनी होती है, सिंपली वी ओपन आई। तो हमको पावर प्लांट से निकलने वाली करंट निकालनी है, तो वी को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो वी को उधर ट्रांसफर करेंगे तो पावर प्लांट से निकलने वाली करंट कितनी होगी, इस प्लांट द्वारा सप्लाई की गई पावर ओपन वोल्टेज। तुम बताओ कि पावर प्लांट किस रेट से पावर सप्लाई कर रहा है, 600 किलोवाट मतलब 10⁻³ अपन ये वोल्टेज कितना है 4000, इसको 4 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 150 एम्पियर, है ना। हम बोल सकते हैं कि पावर प्लांट इतनी पावर सप्लाई कर रहा है, वोल्टेज इतना है, तो करंट कितनी होगी पावर ओपन वोल्टेज। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पावर प्लांट से निकलने वाली करंट कितनी होगी 150 एम्पियर, है ना। तो बताओ, है ना
तो बताओ कि पावर प्लांट से निकलने वाली करंट 150 एम्पियर होगी, तो इस ट्रांसमिशन वायर में भी कितनी करंट जाएगी, है ना? पावर प्लांट से 150 एम्पियर करंट निकलेगी, तो इन ट्रांसमिशन वायर से भी 150 एम्पियर जितनी करंट फ्लो होगी, और कॉलोनीज तक भी 150 एम्पियर जितनी करंट पहुंचेगी, है ना? तो तुम बताओ है ना, तुम बताओ कि ये 150 एम्पियर, है ना, 150 एम्पियर जितनी करंट इन ट्रांसमिशन वायर से गुजरेगी, तो ट्रांसमिशन वायर के थ्रू पावर वेस्टेज होगा, मतलब पावर का लॉस होगा। कितना होगा वो देखना है ना, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ट्रा हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन वायर का टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम है, आने वाले और जाने वाले दोनों वायर का, है ना? तो बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन वायर का टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम है, और ट्रांसमिशन वायर में 150 एम्पीयर जितनी करंट बह रही है। तो बताओ ट्रांसमिशन वायर में किस रेट से पावर लॉस होगा, बताओ, सिंपली आई स्क्वायर आर। तो आई तो ट्रांसमिशन वायर से बहने वाली करंट 150, आई स्क्वायर का 150 का स्क्वायर इंटू आर इस ट्रांसमिशन वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम। तो इससे ट्रांसमिशन वायर में किस रेट से पावर लॉस होगी वो भी हमारे पास आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो ट्रांसमिशन वायर के थ्रू पावर लॉस कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 180 इंटू 10 टू पावर 3 वॉट, और 10 टू पावर 3 वॉट को किलोवाट बोल सकते हैं ना। तो हम बोल, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि इस और इस, है ना, इन इन दोनों ट्रांसमिशन वायर के थ्रू टोटल पावर में लॉस या टोटल पावर में वेस्टेज कितना होगा, 180, और 10 टू पावर 3 वॉट को किलोवाट ये बोल सकते हैं ना। बस आराम से बताओ, है ना। तो अब तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि जो पावर प्लांट है वो तो 600 किलोवाट की रेट से, है ना, पावर प्लांट जो है वो तो 600 किलोवाट की रेट से इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसमें से ट्रांसमिशन वायर के थ्रू 180 किलोवाट जितना पावर में वेस्टेज या पावर में लॉस हो रहा है। तो हमको, है ना, हमको पूछा था कि इन ट्रांसमिशन वायर के थ्रू कितना परसेंटेज एनर्जी का वेस्टेज होगा वो देखना है। तो बस बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन वायर के कारण परसेंटेज ऑफ एनर्जी वेस्टेड कितना होगा, एनर्जी वेस्टेड अपन पावर सप्लाइड इनटू 100। तो तुम बताओ कि ट्रांसमिशन वायर के थ्रू रेट ऑफ एनर्जी वेस्टेड तो कितना है 180 किलोवाट अपन पावर प्लांट किस रेट से पावर सप्लाई कर रहा है 600 किलोवाट इंटू 100। तो इसको सॉल्व करना है तो 30% मतलब बोल सकते हैं कि बेचारा पावर प्लांट जिस रेट से पावर सप्लाई करेगा उसमें से 30% तो ट्रांसमिशन वायर के थ्रू ही लॉस हो जाएगा, है ना। कई बार पूछता है कि कॉलोनीज तक किस रेट से पावर पहुंचेगी, मतलब कॉलोनीज कितनी पावर कंज्यूम कर पाएगी वो देखना है। वो भी कर सकते हैं, बताओ, है ना। तो जो पावर प्लांट है वो 600 किलोवाट की रेट से इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहा है, उसमें से ट्रांसमिशन वायर 180 किलोवाट की रेट से वेस्ट करें तो कॉलोनीज तक किस रेट से इलेक्ट्रिकल पावर पहुंच पाएगी, वो 600 माइनस 180। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 420 किलोवाट। तो कॉलोनीज तक 420 किलोवाट की रेट से इलेक्ट्रिकल पावर पहुंच पाएगी, मतलब कॉलोनीज 420 किलोवाट की रेट से पावर खर्च कर पाएंगे। चलो इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं ना। तो सेकेंड पार्ट में हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं ना। तो वही केस है, यानी कि कोई पावर प्लांट है जो 600 किलोवाट की रेट से पावर सप्लाई कर रहा है, जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है उसका वोल्टेज 4000 वोल्ट है। ठीक है, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं कि पावर प्लांट के पास तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग का रेशियो 1:20 है, और जो कॉलोनीज है उधर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग का रेशियो N1/N2 है, और कॉलोनीज तक जो बिजली पहुंचती है उसका वोल्टेज हमको 200 वोल्ट चाहिए। तो उसके लिए कॉलोनीज में जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ वाइंडिंग N1/N2 का रेशियो कितना होगा वो देखो। तो सेकेंड पार्ट को तो हम बहुत इजीली डायरेक्ट कर सकते हैं ना। स्टार्ट करते हैं ना। तो ये पावर, है ना, वही पावर प्लांट है जो अ, बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, उसका वोल्टेज 4000 वोल्ट है ना। तो देखो ये जो पावर प्लांट है उधर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, जिसमें
प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग का रेशियो 1:20 है, तो मूंजबानी कर सकते हैं, है ना? मूंजबानी कर सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग 20 टाइम्स है, तो प्रोपोर्शनली वोल्टेज का एम्पलीट्यूड भी 20 टाइम्स हो जाएगा। मतलब इस पावर प्लांट से जो बिजली निकल रही है उसका वोल्टेज 4000 वोल्ट है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जो बिजली निकलेगी उसका वोल्टेज ये 4000 का 20 टाइम्स हो जाएगा। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जो बिजली निकलेगी उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 80,000 वोल्ट ये होगा, है ना? अब बताओ, अभी इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ेगी और ये इलेक्ट्रिसिटी जब कॉलोनीज तक पहुंचेगी तब भी उसका वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 80,000 वोल्ट यही रहेगा, है ना? एक्चुअली, है ना, डेल्टा की अगर एग्जैक्ट देखें, डेल्टा की बिल्कुल एग्जैक्ट देखें तो एक्चुअली तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, ट्रांसमिशन वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण इसके वोल्टेज में ड्रॉप होगा, है ना? सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, ट्रांसमिशन वायर के रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज में ड्रॉप होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी जब कॉलोनीज तक पहुंचेगी तो एक्चुअली तो इसका वोल्टेज 80,000 से थोड़ा कम होगा, है ना? लेकिन तुम बताओ, है ना? तो तुम बताओ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के कारण बिजली का वोल्टेज काफी ज्यादा हो गया है, तो करंट काफी कम होगी, है ना? और बताओ, ट्रांसमिशन वायर से बहने वाली करंट काफी कम होगी, तो ट्रांसमिशन वायर के कारण वोल्टेज में ड्रॉप आईआर भी बहुत ही स्मॉल होगा, है ना? और ट्रांसमिशन वायर के थ्रू वोल्टेज में ड्रॉप बहुत स्मॉल होगा। मतलब इधर वोल्टेज 80,000 वोल्ट है, तो ये बिजली जब कॉलोनीज में पहुंचेगी तो यहाँ भी उस बिजली का वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 80,000 वोल्ट उतना ही होगा, है ना? हाँ, लेकिन इतने ज्यादा वोल्टेज की बिजली अगर घरों में भेजेंगे तो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जल जाएंगे, तो बस अब इस बिजली को घरों में भेजने के लिए पहले वोल्टेज को के एम्पलीट्यूड को घटाना है, और वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया है, जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग का रेशियो N1/N2 है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से गुजरने के बाद घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है 200 वोल्ट तक पहुंच रही है, तो बस N1 बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में N1/N2 का रेशियो कितना होगा वो देखना है। तो देखो, कोई स्मार्ट पर्सन है तो इसको डायरेक्ट कर सकता है ना? तुम बताओ, ये तुम बताओ कि कॉलोनीज तक जो बिजली पहुंची है वो तो 80,000 वोल्ट पर है, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद इसका वोल्टेज घट करके 200 वोल्ट हो जाता है ना? मतलब हम बोल सकते हैं, है ना? हम बोल सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के कारण जो वोल्टेज है वो कितना टाइम्स हो गया है? 200 upon 80,000 टाइम्स हो गया, मतलब वोल्टेज 1/400 टाइम्स हो गया है। तो तुम बताओ, तुम बताओ कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के कारण जो वोल्टेज है 1/400 टाइम्स हो गया है, तो प्रोपोर्शनली N1 के कंपैरिजन में N2 भी 1/400 टाइम्स होना चाहिए, मतलब N2/N1 इक्वल टू 1/400 होना चाहिए। डायरेक्ट कर सकते हैं ना, या अगर कोई मंद बुद्धि हो तो उसको फॉर्मूले से भी कर सकता है ना? तुम बताओ, ठीक, तुम बताओ कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग N1 है, और प्राइमरी वाइंडिंग में एंटर करने वाला जो वोल्टेज है वो V1 इक्वल टू 80,000 है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ वाइंडिंग N2 और उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका वोल्टेज 200 वोल्ट है। तो बस हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सिंपली V1/V2 इक्वल टू सिंपली N1/N2। तो द V1 तो कितना है? 80,000 अपन V2 कितना है? 200 इक्वल टू N1 अपन N2 का रेशियो निकालना है, तो इससे सॉल्व करेंगे तो N1/N2 का रेशियो 400 आ जाएगा, या फिर N2/N1 का रेशियो 1/400। लेकिन ऐसे चिल्लर क्वेश्चन में फॉर्मूले को कष्ट देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं ना?